नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिस्ट्री के स्पेशल क्लास में। हम्म। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चौहान वंश। हम्म। ये टॉपिक आरएएस, रीट और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चौहानों के बारे में हम पृथ्वीराज चौहान को तो जानते हैं, लेकिन परीक्षा में बाकी प्रश्न आखिर आते कहाँ से हैं? यही तो हमें समझाना है। हम शुरुआत उनकी उत्पत्ति से करेंगे, फिर अजमेर, रणथंभौर, जालौर और हाड़ौती के चौहानों तक चर्चा करेंगे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी तथ्यों को एक कहानी की तरह पिरोया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये चौहान थे कौन, कहां से आए? इनकी उत्पत्ति को लेकर ही मतलब करीब 4-5 अलग-अलग थ्योरीज हैं। हाँ, और सबसे मशहूर है अग्निकुंड का सिद्धांत। हाँ, ये कहानी तो बहुतों ने सुनी होगी। चंद बरदाई ने अपनी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धा निकले, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौथे थे चौहान। अच्छा, तो इसी आधार पर इन्हें अग्निवंशी कहा गया। हाँ, लेकिन ये एक क्या कहते हैं, काव्यात्मक कहानी ज्यादा लगती है। क्या इतिहासकार इसे जस का तस मान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रंथ तो कुछ और ही कहानी बताते हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय और हम्मीर महाकाव्य। इनमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। राइट। और इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इसी मत का समर्थन करते हैं। और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। एक ही वंश के लिए कितने अलग अलग दावे हैं। एक अभिलेख तो उन्हें इंद्र का वंशज भी बताता है। पर इन सब में सबसे विवादित मुझे लगता है वो विदेशी मत रहा है। हाँ, जिसे कर्नल जेम्स टॉड जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने सामने रखा। उनका मानना था कि चौहान शक या सीथियन जैसी विदेशी जातियों के वंशज थे जो भारत आकर बस गए। ये थोड़ा अजीब लगता है। इस पर भारतीय इतिहासकारों ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजौलिया शिलालेख का हवाला देते हुए एक बहुत मजबूत तर्क दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो में शिलालेखों और भारतीय ग्रंथों के आधार पर उनका भारतीय मूल का होना ही सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगता है। बिल्कुल। तो उत्पत्ति की इन उलझी हुई कहानियों से आगे बढ़कर अब हम उस जगह पर आते हैं जहां से चौहानों का असली राज शुरू हुआ, सांभर, या उस समय का सपदलक्ष। यहीं से उनकी मुख्य शाखा की शुरुआत होती है और यहीं से वो सवाल आता है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द ओरिजिनल गाय? वो थे वासुदेव चौहान। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव ने इस वंश की नींव रखी। अच्छा। कहा जाता है कि उन्होंने ही सांभर झील का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी अहिच्छत्रपुर यानी आज के नागौर को बनाया। यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट यह है कि शुरू में चौहान स्वतंत्र राजा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत या वैसल्स हुआ करते थे। तो ये एक सामंती वंश से एक स्वतंत्र शक्ति बनने का सफर है। बिल्कुल। और इस सफर में कुछ शुरुआती शासकों ने नींव का पत्थर रखा, जैसे गुवक प्रथम, जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। उन्होंने सीकर में हर्षनाथ मंदिर बनवाया था ना? हाँ, और ये मंदिर आज भी चौहानों की शुरुआती शक्ति का प्रतीक है। और फिर आते हैं सिंहराज। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये उपाधि बहुत कुछ कहती है। ये एक तरह से स्वतंत्रता की घोषणा थी। अब वो किसी के अधीन नहीं थे, वो खुद महाराजाधिराज थे। इसी स्वतंत्रता को और मजबूत किया विग्रहराज द्वितीय ने। उन्होंने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे चौहानों का दबदबा अपने क्षेत्र से बाहर भी कायम होने लगा। हाँ, और उन्होंने भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया। तो शुरू के कुछ शासकों ने नींव रखी, मंदिर बनवाए और स्वतंत्रता का ऐलान किया। मतलब छोटे छोटे कदम थे। अजय राज ने 1113 ईस्वी में उन्होंने एक पहाड़ी पर एक नया शहर बसाया, अजय मेरू, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं, और उसे अपनी राजधानी बनाया। एक सुरक्षित पहाड़ी पर नई राजधानी बनाना एक मास्टर स्ट्रोक था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सिक्कों से जुड़ी है। अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए जिन पर उनकी पत्नी सोमलेखा का नाम भी अंकित था। अरे वाह! उस दौर में सिक्कों पर रानी का नाम होना बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि सोमलेखा सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि शायद एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती भी रही होंगी। क्या बात है! ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि उस समय के समाज की एक झलक है। अजय राज के बाद उनके बेटे अर्णोराज गद्दी पर बैठे, जिन्हें हम आना जी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, आना जी।
और आना जी का नाम आते ही अजमेर की खूबसूरत आना सागर झील याद आती है। पर क्या उस झील के बनने की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी बहुत खूनी है। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को अजमेर के पास बुरी तरह हराया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद धरती खून से लाल हो गई थी। उसी खून से सनी धरती को पवित्र करने के लिए उन्होंने चंद्रा नदी का पानी रोककर 1137 में आना सागर झील बनवाई। सोचिए, आज जो अजमेर की खूबसूरत पहचान है वो झील एक भयानक युद्ध के बाद बनी थी। हाँ, ये एक तरह से विनाश से निर्माण की कहानी है। लेकिन अर्णोराज का अपना अंत बहुत दुखद रहा। हाँ, ये चौहान वंश का एक काला अध्याय है। उनके ही बेटे जगदेव ने उनकी हत्या कर दी। इसीलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए अस्थिरता रही, लेकिन फिर आया चौहान वंश का स्वर्ण काल, यानी विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बीसल देव। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, 1158 से 1163 ईस्वी तक, लेकिन उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। उनकी सबसे बड़ी राजनैतिक जीत थी दिल्ली पर कब्जा। बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक थे। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्हें कवि बांधव भी कहा जाता था, यानी कवियों का मित्र। हाँ, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में हरेकेली नाटक लिखा। अच्छा। और ये कोई मामूली नाटक नहीं था। इसकी कुछ पंक्तियां आज भी अजमेर के 2.5 दिन का झोंपड़ा की दीवारों पर, और आप यकीन नहीं करेंगी, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी खुदी हुई हैं। ये तो कमाल की बात है। एक भारतीय राजा की 12वीं सदी की रचना इंग्लैंड तक पहुंची, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा का क्या इतिहास है? इसका नाम बड़ा अजीब है। विग्रहराज ने अजमेर में एक बहुत बड़ी संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। ये उस समय नॉर्थ इंडिया में विद्या का एक बड़ा केंद्र था। ओके। लेकिन करीब 35 साल बाद 1198 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर एक मस्जिद में बदल दिया। ओह। कहते हैं कि यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का मेला लगता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। यानी एक शिक्षा के केंद्र को एक धार्मिक इमारत में बदल दिया गया। विग्रहराज ने और भी कुछ निर्माण करवाया था। हाँ, उन्होंने टोंक में बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध बनवाया, जो आज भी जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाता है। एक राजा जिसने दिल्ली जीती, नाटक लिखे, और एक ऐसा बांध बनवाया जो 800 साल बाद भी लोगों के काम आ रहा है। सच में ये चौहानों का स्वर्ण काल था। और इस स्वर्ण काल के शिखर पर थे चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका नाम सुनते ही वीरता, रोमांस और त्रासदी तीनों की तस्वीरें दिमाग में उभर आती हैं। बिल्कुल। सिर्फ 15 साल का शासन, 1177 से 1192 तक, लेकिन उन 15 सालों ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। हाँ, जन्म गुजरात के अनिल पाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे, बहुत कम उम्र में। ऐसे में उनकी मां कर्पूरी देवी ने एक संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला। सोचिए, 12वीं सदी में एक महिला पूरे राज्य का शासन चला रही थी। शासक बनते ही उन्हें चारों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, और उन्होंने एक एक कर सबको संभाला। 1182 में उन्होंने बंडानकों के विद्रोह को कुचला। उसी साल उन्होंने महोबा पर एक बड़ी जीत हासिल की। चंदेल शासक परमर्दिदेव को हराया था। बिल्कुल। और इसी महोबा के युद्ध में परमर्दिदेव के 2 महान सेनापति आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। आल्हा उदल, इनका नाम तो आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में अमर है। ये सिर्फ सेनापति नहीं थे, ये वहां के लोकनायक हैं। ये दिखाता है कि वो युद्ध कितना भीषण रहा होगा। और फिर कन्नौज के राजा जयचंद के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता और उनकी बेटी संयोगिता के साथ विवाह की कहानी तो जग जाहिर है, जिसने दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी और बढ़ा दी। लेकिन पृथ्वीराज के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम से आई, मोहम्मद घोरी। और यहीं से कहानी पहुंचती है तराइन के मैदान तक, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़। 2 युद्ध हुए। पहला 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जबरदस्त जीत हुई। गोरी की सेना भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1192 में कहानी पूरी तरह पलट गई। तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गोरी पूरी तैयारी के साथ आया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, इस हार ने भारत में तुर्क शासन के लिए दरवाजे खोल दिए। पृथ्वीराज के अंत को लेकर चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासों में एक बहुत नाटकीय कहानी है। हाँ, शब्द भेदी बाण वाली कहानी। बिल्कुल।
उसके अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। तब चंद्रबरदाई ने गोरी के सामने पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की कला का प्रदर्शन रखने का प्रस्ताव रखा। और वहीं पर उन्होंने वो प्रसिद्ध दोहा कहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और इस इशारे को समझकर पृथ्वीराज ने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार दिया। हालांकि इतिहासकार इसे एक साहित्यिक कल्पना मानते हैं, लेकिन ये कहानी आज भी भारतीय जनमानस में पृथ्वीराज की वीरता का प्रतीक है। उनके कुछ और नाम भी थे ना, जैसे राय पिथौरा और दलेपंगुल। हाँ, दलेपंगुल यानी विश्व विजेता। तराइन में हार के बाद अजमेर और दिल्ली पर चौहानों का शासन समाप्त हो गया, लेकिन क्या चौहान वंश यहीं खत्म हो गया? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की एक नई शाखा की स्थापना की। अच्छा, तो चौहानों का शौर्य अब एक नए केंद्र से चमकने वाला था। बिल्कुल। और इस रणथंभौर शाखा के सबसे प्रतापी शासक हुए हम्मीर देव चौहान, जो अपने शौर्य और अपनी हठ के लिए जाने जाते हैं। एकदम सही। हम्मीर देव चौहान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17 युद्ध लड़े और 16 में जीते। उनका टकराव हुआ दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से। और वजह थी हम्मीर का अपने उसूलों पर अड़े रहना। हाँ, उन्होंने खिलजी के 2 विद्रोही सेनापतियों मीर मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। शरणागत की रक्षा करना ये राजपूत धर्म का एक बड़ा सिद्धांत था। और हम्मीर ने इस धर्म को निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। खिलजी ने विद्रोहियों को लौटाने के लिए कहा, लेकिन हम्मीर ने मना कर दिया। और नतीजा हुआ 1301 में रणथंभौर का ऐतिहासिक घेरा। लेकिन रणथंभौर का किला तो अभेद्य माना जाता था, फिर उसका पतन कैसे हुआ? बाहरी ताकत से नहीं, अंदर के धोखे से। ओ, फिर से वही कहानी। हम्मीर के 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया। वो खिलजी से जा मिले और किले के गुप्त रास्ते बता दिए। बहुत दुखद। युद्ध में हम्मीर दे वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। ये राजस्थान का पहला जल जोहर माना जाता है। हम्मीर के बारे में वो कहावत उनके चरित्र को बिल्कुल सही बयां करती है। हाँ, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। एग्जैक्टली। कहानी सिर्फ अजमेर और रणथंभौर में खत्म नहीं होती। चौहानों की विरासत दूसरी जगह पर भी फैली। जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। एक मजबूत शाखा जालौर में स्थापित हुई, जिन्हें सोनगरा चौहान कहा गया। इसके संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कान्हड़ देव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को वैसी ही टक्कर दी जैसी हम्मीर ने दी थी। और दुर्भाग्य से जालौर के किले का पतन भी 1311 में विश्वासघात के कारण ही हुआ। ये तो एक पैटर्न सा लगता है। इसके अलावा सिरोही, बूंदी और कोटा में भी चौहानों की शाखाएं थीं। हाँ, सिरोही के चौहान देवड़ा कहलाए, जिनके संस्थापक लुम्बा थे। और हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ा चौहानों का राज रहा। बूंदी में देवा हाड़ा ने हाड़ा वंश की स्थापना की। हाँ, और यहाँ के राजा राव सुरजन हाड़ा ने बाद में अकबर से संधि कर ली थी। और कोटा तो पहले बूंदी का ही हिस्सा था, है ना? जी। 1631 में शाहजहां ने बूंदी से अलग करके माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस तरह चौहानों की ये शाखाएं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाती रही। तो ये थी चौहान वंश की कहानी। वासुदेव चौहान के एक छोटे से राज्य से शुरू होकर विग्रहराज के स्वर्णकाल और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य तक, और फिर रणथंभौर और जालौर में उनके वंशजों के वीर प्रतिरोध तक। हमने देखा कि कैसे उन्होंने कला, साहित्य और निर्माण के क्षेत्र में भी योगदान दिया, और कैसे उनके कुछ फैसलों और कुछ युद्धों ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ फैक्ट्स और तारीखें नहीं है, ये शौर्य, स्वाभिमान, कला और त्रासदी की एक मिली-जुली दास्तान है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने रणथंभौर और जालौर की कहानियों में देखा कि शक्तिशाली किलों का पतन बाहरी ताकत से ज्यादा आंतरिक विश्वासघात से हुआ। ये एक सोचने वाली बात है। इतिहास में ये पैटर्न बार बार क्यों दोहराया जाता है, और यह हमें आज के समय के बारे में क्या सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और इस क्लास की पीडीएफ परीक्षा रैंक ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां टॉपिक वाइज फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है।